हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोमित्र। मैं हूं डॉक्टर चित्रा जैन और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सपना है डॉक्टर बनने का। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या नीट के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आता है तो लाइक बटन को हिट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा नीट के लिए फर्स्ट वीडियो है। इन फ्यूचर मैं आपके लिए और भी यूजफुल वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम नीट की प्रिपरेशन के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं कि 12th के साथ साथ नीट हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बात है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है 1 सीट, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ 1 सीट चाहिए। हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स 1000 हैं, लैक्स हैं। हमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ओनली 1 सीट। ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात आती है कि नीट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो टॉपिक्स कौन कौन से हमें स्टडी करने हैं नीट के लिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक्स। सब्जेक्ट्स की कौन कौन सी, बायो की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री। एंड क्लासेज बोथ 11th एंड 12th। मतलब 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कि एनसीईआरटी को हमें एक एक चैप्टर को, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके नीट के लिए। देखिए एनसीईआरटी में क्या है, चीज़ें सब दी हुई है। आप एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर लेते हैं तो उसमें टर्मिनोलॉजी सारी है, लेकिन वो कंसाइज की हुई हैं। आपको क्या करना है, उनको हर टर्मिनोलॉजी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है एनसीईआरटी के लिए। तो एनसीईआरटी में नीट के लिए हर एक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हो सकता है। मतलब आप एक एक यूनिट उठाइए, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद में यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको उन्हीं चैप्टर्स को लेना है और उन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में मतलब आपको कहीं और से पढ़ना है। आपकी कोई भी रेफरेंस बुक जो आप फॉलो कर रहे हैं, 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। आप जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हैं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपने एक यूनिट अपने पहले एनसीईआरटी से पढ़ा, आपने 11th का पढ़ा, उसके बाद में आपने वही यूनिट आपने डिटेल में कहाँ से पढ़ा, आपने उसको डिटेल में पढ़ा। सबसे पहले आपने एनसीईआरटी से पढ़ा सिर्फ 1 यूनिट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया उसके बाद हम रेफरेंस बुक पे जा रहे हैं, हमारे नोट्स पे जा रहे हैं। सबसे पहले एक यूनिट हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है, उसके बाद में उस यूनिट का डिटेल हमें किसी भी रेफरेंस बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, आपके हो सकता है आपके कोचिंग के नोट्स हों, उनसे आप पढ़ सकते हो। यदि आपको कहीं कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में और यदि आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, तो सबसे बेस्ट है आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए। मोस्टली टॉपिक्स की फ्री वीडियोज आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप उनको एक बार पढ़ेंगे, आप उनको सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, आपने एक बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका वीडियो देखा, उसके बाद में उस टॉपिक को आपने किसी भी बुक से पढ़ा, तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये तो रही थ्योरी, आपने पढ़ ली। अब आप खुद का एवेल्यूएशन कैसे करेंगे कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना आया है, कितना % आया है। फिर आपको क्या करना होगा, दिस वन, प्रैक्टिस विद MCQs। आपके पास बुक्स होंगी अवेलेबल जिसमें MCQs दिए हुए हैं यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। तो उन MCQs की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने बुक खोली और उसमें देखा इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है और आप उसके आंसर शीट में से चेक करते जा रहे हो कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अलग से एक शीट लेना, उस पर आप मार्क करते जाइए अलग से वाले कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है जो आपको नहीं आ रहा है या फिर आपको डाउट है कि ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है, उस क्वेश्चन के लिए आप स्टार मार्क कर दीजिए। अपनी जो आपने एक्स्ट्रा शीट ली है उस शीट पे लिख दीजिए। सपोज 4th क्वेश्चन है तो 4 और आगे इस 4 को स्टार कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि आपने ये पूरा देखा, पूरा एक अपनी एक्स्ट्रा शीट पे एक सीरीज बना ली, सपोज 1 to 100 क्वेश्चंस की। फिर इनको एवेल्युएट करोगे आप उस जो बुक है जिससे आप एमसीक्यूज देख रहे हैं उसकी आंसर की से, आंसर की लास्ट में दी हुई होती है, उसके आंसर की से मैच करेंगे आप कि कितने % आपको कंफर्म आता है। सपोज आपने 70 इसमें से अटैम्प्ट किए, 30 में आपको डाउट था, 30 को आपने स्टार मार्क किया, 70 आपने अटैम्प्ट किए, आउट ऑफ 70 55 आपके राइट हैं, 15 आपके रॉन्ग हैं। तो आपको एक बार देखना है कि 55 जो राइट हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है ये आंसर ठीक हो सकता है और हम उसको राइट कर देते हैं, बट हम कंफर्म नहीं, हम श्योर नहीं होते हैं। तो उसको एक बार कंफर्म करने के लिए आपको देखना होगा कि आपने जो राइट आंसर्स क्लिक किए थे वो कौन कौन से हैं, रॉन्ग कौन कौन से हैं, और जो रॉन्ग हैं उनको आपको वापस से स्टार मार्क करना है। और फिर जो स्टार मार्क वाले हैं उनके आंसर देखिए और उन टॉपिक्स को जो आपके रॉन्ग थे प्लस आपके जो 15 आपके जो रॉन्ग थे प्लस 30 आपने जो स्टार मार्क किए, यानी कि 45 क्वेश्चंस के बारे में आपको वापस से पढ़ना है। कहाँ से? किसी भी रेफरेंस बुक से, ठीक है, रेफरेंस बुक, और हो सकता है आपके कोचिंग के नोट्स हों, ठीक है। आप नहीं कोचिंग ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कोचिंग लेने से ही नीट क्लियर हो सकता है। आप खुद से आप अपने स्कूल के साथ प्रिपरेशन करके भी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं 11th से, तो नीट आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट का एक टारगेट बनाना है कि मुझे 1 यूनिट बायोलॉजी की करनी है एक दिन में, 1 यूनिट फिजिक्स की करनी है, 1 यूनिट केमिस्ट्री की करनी है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जैसे बायोलॉजी की 11th की आपने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दी, फिर लगा रहे ये तो बहुत सिंपल है, हम थोड़ा सा सेकेंड यूनिट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले फर्स्ट 100% होना चाहिए, उसके बाद आपको सेकेंड पे स्विच करना है, और सेकेंड 100% होगा उसके बाद आपको थर्ड पे स्विच करना है, ठीक है। 1 by 1 आप चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सेम आपको केमिस्ट्री में करना है, सेम आपको फिजिक्स में करना है। देखिए केमिस्ट्री तो ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। फिजिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है नीट के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत सारे। आपको न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। तो हो सकता है आप 1 यूनिट के लिए 2 दिन भी दे दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 1 यूनिट 100% करनी है, तभी आपको सेकेंड यूनिट पर स्विच करना है। ओके, आपको टारगेट बनाना है। आपको आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं करना है कि मुझे 2 आवर्स पढ़ाई करनी है, 4 आवर्स पढ़ाई करनी है। आपको 1 यूनिट इसका कंप्लीट करना है, 1 यूनिट इसका कंप्लीट करना है, 1 या हाफ यूनिट मेरे को इस सब्जेक्ट का क्लियर करना है। समझ में आया? सबसे पहले एनसीईआरटी के टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद में आपको किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो देख सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसके बाद में आपको वापस से पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, एमसीक्यूज करने हैं, प्रैक्टिस। आप 1 यूनिट के लिए 2 दिन दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको 1 ही दिन देना है आपका, लेकिन 100% होना चाहिए। बात है समझ में? अब देखिए मैंने इस वीडियो में क्या किया है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के बेसिस पर यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि आपको किस यूनिट में से अप्रॉक्स कितने % क्वेश्चंस मिलते हैं। सपोज बायोलॉजी में आते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है।
अब उसमें से क्या होगा, कुछ 11th के होंगे, कुछ 12th के होंगे, कुछ मतलब 11th के टॉपिक्स जो हैं आपके 11th के जो यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। 5 यूनिट्स में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल, प्लांट फिजियो एंड ह्यूमन फिजियो। अब देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरे 11th की बायोलॉजी को इन 5 टॉपिक्स में कन्वर्ट किया है। इनमें से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक आपको दिए हुए हैं वहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक ही कर दिया उसको। ह्यूमन फिजियोलॉजी को एक कर दिया, प्लांट फिजियोलॉजी को एक कर दिया। अब आप देख सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से ह्यूमन फिजियोलॉजी के और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी में से नहीं आते हैं, और नीट में 1% तो क्या 0.01% भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक सिंगल मार्क या एक सिंगल मिस्टेक आपकी नीट की सीट से आपको मिस कर सकती है, और एक सिंगल मार्क आपको नीट में सीट दिला सकता है। तो आपको छोड़ना एक भी टॉपिक नहीं है। यहाँ ये सब बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जिन टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सको, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे सेम 12th बायोलॉजी का किया है, उसको भी 5 यूनिट्स में मैंने आपको 5 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ आप देख रहे होंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, स्पेशली जेनेटिक्स, दिस वन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। सेकंड वन जेनेटिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में से बन के आते हैं, जनरली पूछे जाते हैं आपके नीट में। तो आपको जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, बाकी टॉपिक्स भी आपको अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि 100% तभी होगा जब आप सारे टॉपिक्स को कवर करोगे। छोड़ना एक भी नहीं है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद मैंने यहाँ एक पाई चार्ट शो किया है, पूरे जो 11th और 12th के बायोलॉजी के टॉपिक्स थे सारे यहाँ पे मेंशन किए हैं, और इसमें बताने की कोशिश की है कि किस में कितने परसेंट, ये 20%, ये 18%। देखो यहाँ पे 20% जो है दिस वन इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। 18% जो है ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है। सॉरी एक है, हाँ सॉरी ये है एक ये 14% डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी के हर टॉपिक में से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री। 11th क्लास की केमिस्ट्री जो कि NCERT की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके जितने टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे 14 टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। 14 टॉपिक्स में से देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल है, बायोलॉजी की तरह नहीं है कि एक में से 5% आ रहा है और एक में से 20% आ रहा है। यहाँ पे किसी में से 2, 5, 6, 8 अप्रॉक्स इक्वल है। तो आपको केमिस्ट्री 11th की जो है वो सारे टॉपिक्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, सब पढ़ने हैं। सेम 12th का है, 12th केमिस्ट्री में भी सेम यही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में थोड़ा सा ज़्यादा है 9%, बाकी की सब में ऑलमोस्ट हम इसको इक्वल बोलेंगे, यानी कि सारे पूरी केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपको सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ केमिस्ट्री का मैंने चार्ट बनाया, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ NCERT या 11th और 12th के सिलेबस में ही आता है। 11th और 12th के सिलेबस से बाहर भी आ सकती हैं चीज़ें जो कि हमारी डेली साइंस में होती हैं। डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री है, डेली लाइफ में जो बायोलॉजी चल रही है, डेली लाइफ में जो फिजिक्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको डे टू डे लाइफ के बारे में भी, डे टू डे लाइफ की साइंस के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद में है फिजिक्स। सेम फिजिक्स का है, ये 11th क्लास की फ़िज़िक्स है। 11th की फ़िज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी के टॉपिक्स ऑलमोस्ट इक्वली हैं। यानी कि आपको 11th की पूरी फिजिक्स पढ़नी है, फिजिकल साइंस जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है सारे टॉपिक्स, क्योंकि फ़िजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ये 12th का है
ट्वेल्थ में देखिए यहाँ पे ट्वेल्थ में ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, लेकिन सबके ऑलमोस्ट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिल रहा है। केमिस्ट्री फिजिक्स में, बायोलॉजी में वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा था, केमिस्ट्री फिजिक्स में सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो हमें देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, नीट में हम बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लेते हैं, हम केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो डिमांड करता है मोर एंड मोर प्रैक्टिस की, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं और न्यूमेरिकल कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि ये न्यूमेरिकल आएगा। बायोलॉजी में जिस तरह से फिक्स होता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हमने देखा, ऑब्जेक्ट्स देखे और हमने देखे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं और हमने मार्क कर दिया। फिजिक्स में आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको आंसर करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं चलता है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, टाइम का आपको स्पेशली बहुत ध्यान रखना होता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी होगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक you for watching the video, and we will meet you soon in my next video. Thank you for watching the video once again.